हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था गढ़वाल का परमार राजवंश। इस वीडियो सीरीज में अभी तक 6 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को एक सीरीज से देखिए, जिससे कि आपको गढ़वाल के पवार राजवंश को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और दोस्तों, आप किसी भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पुलिस, पटवारी, बीडीओ, वीपीडीओ और उत्तरा सचिवालय रक्षक, उसके अलावा ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस लेवल तक का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो दोस्तों ये वीडियो सभी उनके लिए लाभदायक हैं और आई होप आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमने जो गढ़वाल का पवार राजवंश है उसके पार्ट 6 में जाना था महिपति शाह, माधो सिंह भंडारी और रानी कर्णावती के विषय में। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो पॉइंट्स हैं जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने विवेचना की थी। तो दोस्तों, आज हम इसी के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और आज हम जानेंगे गढ़वाल वंश के 47वें शासक पृथ्वीपति शाह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीपति शाह, जिनके पिता हैं महिपति शाह और जिनकी माता हैं रानी कर्णावती। तो एक क्वेश्चन यही से आता है कि रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? तो पृथ्वीपति शाह। तो दोस्तों, जब 1634 ईस्वी में महिपति शाह की मृत्यु होती है तो उस समय पृथ्वीपति शाह की उम्र बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये शासन करने में उस समय एक वयस्क नहीं हुए होते हैं। तो उस समय जो शासन की बागडोर है वो रानी कर्णावती संभालती हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संरक्षिका का काम करती हैं और सेनापति माधो सिंह भंडारी दोनों ही इनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो आप इससे याद रखिएगा, पृथ्वीपति शाह कब राजा बनते हैं, मतलब इनका राज्याभिषेक, सबसे पहले तो राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1640 में इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1640 से 1664। इनकी मृत्यु जो होगी वो 1668 में होगी। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले ये रिटायर हो जाते हैं और अपने पोते, ठीक है दोस्तों, फतेहपति शाह को ही क्या बना देंगे, अपना उत्तराधिकारी। अभी एक स्टोरी चलेगी कि उनका पुत्र इनके बाद राजा नहीं बना, क्या कारण थे, उन सभी विषयों में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं आपको पॉइंट्स बताते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो जो मैं आपको बोलते जाता हूं, आप उसके साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखाता भी जाऊंगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पृथ्वीपति शाह के समकालीन कौन कौन से शासक होंगे। तो पृथ्वीपति शाह के समकालीन हैं, अगर हम मुगल शासक की बात करें, शाहजहां। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीपति शाह के समकालीन हो जाएंगे शाहजहां। शाहजहां जो दिल्ली है या मुगल सल्तनत है उसकी गद्दी में बैठते हैं 1627 में और 1658 तक उसमें विराजमान रहते हैं। तो 1627 से 58 इनका कार्यकाल है। उसके बाद फिर औरंगजेब आएंगे, तो पृथ्वीपति शाह जो समकालीन हो जाएंगे, एक तो समकालीन होंगे शाहजहां के और 1658 में इनके बदले कौन आ जाते हैं, औरंगजेब। तो ये समकालीन हो जाएंगे दो मुगलों के, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, दोनों ही याद रखिएगा, दोनों के ही समकालीन माने जाएंगे पृथ्वीपति शाह। और अगर हम चंदों की बात करें तो चंदों में ये होंगे, एक तो होंगे त्रिमल चंद, ठीक है दोस्तों, और दूसरे हो जाएंगे बाज बहादुर चंद। तो अगर चंद शासकों की बात करें तो त्रिमल चंद और बाज बहादुर चंद के ये समकालीन होंगे। त्रिमल चंद का जो कार्यकाल है वो है 1625 से 1638। अभी हम जब चंद राजवंश पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और बाज बहादुर चंद का जो शासनकाल है वह है 1638 से 1678। तो चंद राजाओं की बात करें तो किसके समकालीन है पृथ्वीपति शाह? त्रिमल चंद और बाज बहादुर चंद। और अगर मुगलों की बात करें तो ये समकालीन है शाहजहां और औरंगजेब के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि कौन सा मुगल शासक है जिसने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण किया? तो वो शासक कौन से हैं? शाहजहां। तो शाहजहां ने किस, अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, शाहजहां ने किस पवार शासक पर प्रथम बार आक्रमण किया? या जब मुगलों ने प्रथम बार गढ़वाल पे आक्रमण किया उस समय
कौन शासक थे गढ़वाल के? पृथ्वीपति शाह। तो याद रखिएगा पहला मुगल आक्रमण शाहजहां के कार्यकाल में हुआ है, 1635 उसकी सन है। और किसके उस समय शासक तो यही थे, बस इसकी संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती। ठीक है दोस्तों, इन्होंने देहरादून में राजधानी बनाई थी, देहरादून की नवादा, और देहरादून का करणपुर शहर इन्होंने ही बसाया था, और देहरादून का नाम बदल के अपने पुत्र के नाम पे पृथ्वीपुर रख दिया था इन्होंने। ये कार्य इन्होंने कर रखे। तो रानी कर्णावती उस समय शासन कर रही होती, और रानी कर्णावती जो शाहजहां द्वारा आक्रमण किया गया था उसको विफल कर देती है। तो याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे पवार वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले शासक भी कौन माने जाते हैं? पृथ्वीपति शाह। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जिस समय पृथ्वीपति शाह शासन कर रहे थे, शाहजहां ने पहला आक्रमण किया, विफल हो गया। उसके बाद एक संधि होती है किसके बीच में? तो पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो मानधाता प्रकाश के बीच में एक संधि हुई थी। मानधाता प्रकाश कौन है? ये सिरमौर के शासक है। सिरमौर कौन है? वर्तमान का हिमाचल प्रदेश, आप समझ सकते हैं। तो सिरमौर राज्य के ये शासक है, सिरमौर के शासक हैं ये मानधाता प्रकाश। तो इनके बीच में कौन सी हुई थी जिसे हम बोलते हैं हाटकोटी की संधि। तो याद रखिएगा, ये संधि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर में। तो हाटकोटी की संधि किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी? तो 1650 इसका सन है। और किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हाटकोटी की संधि या हटकोटी की संधि, कुछ भी पूछ लें, यही है क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाटकोटी की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश के मध्य। कब हुई थी? 1650 में। आप दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मानधाता प्रकाश की मृत्यु के बाद, मानधाता प्रकाश की मृत्यु के बाद जो सिरमौर के शासक बनते हैं वो कौन है? सुभाग प्रकाश। तो सिरमौर के शासक जो बने थे वो कौन थे? सुभाग प्रकाश। तो मानधाता प्रकाश के उपरांत सिरमौर नरेश कौन बने? सुभाग प्रकाश। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आप एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो हिस्ट्री हमको कभी भी जो है वो टफ नहीं लगती है या कठिन नहीं लगेगी। तो इस स्टोरी को आप याद रखिएगा। स्टोरी हिस्ट्री में पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए बढ़िएगा आगे को। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार तो शाहजहां ने आक्रमण किया था 1635, हमें पता है। प्रथम आक्रमण कब हुआ था? प्रथम मुगल आक्रमण भी बोल सकते हैं इसे, वो शाहजहां ने किया था। कब? 1635 में किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें रानी कर्णावती इनको हरा देती है। अब दूसरा आक्रमण जो शाहजहां के द्वारा किया गया, दूसरा आक्रमण जो शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पे किया गया, तो दूसरा आक्रमण किसने किया गढ़वाल पे? दूसरा आक्रमण जो मुगलों के द्वारा किया गया वो भी शाहजहां के समय में हुआ। ये लगभग 1654 से 55 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1654-55 में शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण किया जाता है। इसकी योजना बनाई जाती है और इसका नेतृत्व कौन करता है? इस आक्रमण का नेतृत्व किया गया था, जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था खलीलुल्ला खां के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो खलीलुल्ला खां के द्वारा जो गढ़वाल पे दूसरा आक्रमण शाहजहां के द्वारा किया गया उसका नेतृत्व खलीलुल्ला खां कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो दूसरा आक्रमण जब शाहजहां गढ़वाल पे करते हैं तो ये संपूर्ण दून क्षेत्र को विजित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दून घाटी का जो क्षेत्र है वो शाहजहां के द्वारा जीत लिया जाता है। उसके बाद जीतने के बाद खलीलुल्ला खां वापस जा रहे होते हैं, तो ये अपना डेरा कहां डालते हैं? चंडी घाट, हरिद्वार में आप देखेंगे। तो चंडी घाट में इन्होंने क्या डाला था? अपना डेरा डाला था। ठीक है दोस्तों, जब सेना थक जाती है या सेना को विश्राम करना होता है तो उसे बोलते हैं डेरा डालना। तो दून घाटी क्षेत्र को जीतने के बाद खलीलुल्ला खां ने अपना डेरा कहां डाला? चंडी घाट में। ठीक है दोस्तों, अब जीत लिया इस क्षेत्र को, तो अब ये तो वापस जाएंगे दिल्ली को, और ये अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र को
किसको सौंप के गए थे? ये चतुर्भुज सिंह। कौन? किसको? चतुर्भुज सिंह। याद रखिएगा, चतुर्भुज सिंह को जो खलीतुल्लाह खां है वो दून घाटी का क्षेत्र सौंप गए थे। जो दून घाटी का क्षेत्र इनके द्वारा जीता गया था, इसको सौंपा गया था। किसको? किसको? चतुर्भुज सिंह को सौंपा। किसने? खलीतुल्लाह खां ने। इसका मतलब चतुर्भुज सिंह अब जो भी यहां से टैक्स कलेक्शन होगा वो भेजेगा किसको? खलीतुल्लाह खां या शाहजहां को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शाहजहां के ही एक सेना नायक है खलीतुल्लाह खां। तो खलीतुल्लाह खां ने दून घाटी का क्षेत्र जीत लिया और उसको सौंप दिया चतुर्भुज सिंह को। और खलीतुल्लाह खां ने डेरा कहां डाला था? ये डेरा डाला गया था उनके द्वारा चंडी घाट पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे को और देखते हैं कुमाऊं, क्योंकि खलीतुल्लाह खां ने तो आक्रमण किया ही किया। उसके बाद एक नाम आता है कुमाऊं शासक, क्योंकि हमने इसके समकालीन पढ़ा है, बाज बहादुर चंद। तो देखिए यहीं से इनकी स्टोरी है कि इनको बहादुर की उपाधि दी गई है। तो बहादुर की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई है? बाज बहादुर चंद को ये शाहजहां के द्वारा दी गई है। क्यों दी गई है? देखिए, अब खलीतुल्लाह खां वापस क्यों लौटे? क्योंकि जो ये समय था, जिस समय ये आक्रमण किया गया, उसके बाद वर्षा काल का समय स्टार्ट हो गया, मतलब बारिश होनी स्टार्ट हो गई। अब बारिश में मुगल सैनिक और जो सुभाष प्रकाश थे वो तो लड़ नहीं पाए, या वो लड़ना सही नहीं समझा उन्होंने, या उनको प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने जितना क्षेत्र जीता था वो चतुर्भुज सिंह को सौंप दिया और वापस चले गए। लेकिन जो बाज बहादुर चंद थे, इन्होंने वर्षा के समय में भी गढ़वाल पे आक्रमण जारी रखे। ठीक है दोस्तों, और गढ़वाल पे आक्रमण करके इन्होंने कौन से किले को जीत लिया? जुनियागढ़ का किला इन्होंने जीत लिया। तो बाज बहादुर चंद ने इसी समय जब दूसरा आक्रमण, क्योंकि यह ध्यान रखिए कि अगर हम ये देखें तो ये गढ़वाल का क्षेत्र अगर हम देखें तो यहां से कुमाऊं से आक्रमण कर रहा है बाज बहादुर चंद, यहां से हिमाचल से आक्रमण कर रहा है सुभाष प्रकाश, और ऐसे ही देखें तो यहां से आक्रमण कर रहा है खलीतुल्लाह खां। तो तीन क्षेत्र से गढ़वाल पे आक्रमण हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहां से सुभाष प्रकाश ने आक्रमण किया सिरमौर से, वैसे दून घाटी क्षेत्र से आक्रमण किया किसने? खलीतुल्लाह खां ने, और कुमाऊं से आक्रमण किया गढ़वाल पे किसने? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है दोस्तों, तो दून घाटी का संपूर्ण क्षेत्र तो जीत लिया गया खलीतुल्लाह खां के द्वारा और उसको सौंप दिया गया चतुर्भुज सिंह को, और ये वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो बाज बहादुर चंद है वो बारिश के समय में भी, वर्षा काल में भी लगातार लड़ते रहे और गढ़वाल के, या फिर बोल सकते हैं पृथ्वीपति शाह के जुनियागढ़ के किले को इन्होंने जीत लिया, जिससे या इनकी बहादुरी से खुश होकर जो शाहजहां हैं उन्होंने इन्हें किसकी उपाधि दे दी? बहादुर की। तब से ये लिखते हैं बाज बहादुर चंद। तो ध्यान रखिएगा कि बहादुर की उपाधि बाज बहादुर चंद को किसके द्वारा दी गई है? शाहजहां के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो 1656, क्योंकि 55 में तो ये काफी क्षेत्र अपना हार गए, लेकिन 1656 में पृथ्वीपति शाह पुनः से जो क्षेत्र इनके हाथों से चले गए थे उनको दोबारा से जीत लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, फिर आक्रमण होता है एक और। शाहजहां ने तीसरा आक्रमण भी करवाया था। तो तीसरा आक्रमण, अभी हमने दो आक्रमण देखे, तो तीसरा आक्रमण कब हुआ? ये हुआ था 1656 में। तो तीसरा आक्रमण कब हुआ? 1656 में। किसके नेतृत्व में हुआ? कासिम खां। किसके नेतृत्व में किया गया? कासिम खां के नेतृत्व में शाहजहां ने गढ़वाल पे तीसरा आक्रमण किया 1656 में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा तीनों आक्रमणों की आप तारीख याद रखिएगा। पहला 1635, दूसरा 54 या 55, 1654 या 55, तीसरा 1656। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा इनके लिए सफल रहा था और बाकियों में इनको थोड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था। अब इसी के साइड बाय साइड एक स्टोरी और चल रही है, क्योंकि 1656 तक हम पहुंच चुके हैं। अब 1656 से 58, ठीक है दोस्तों, ये और शाहजहां के जाने का टाइम है और औरंगजेब के आने का टाइम है। तो जो शाहजहां के पुत्र हैं, ठीक है दोस्तों, शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के अगर हम पुत्रों की बात करें तो शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन थे 4 पुत्र? औरंगजेब सबसे बड़े तो औरंगजेब ही थे, या सबसे शक्तिशाली भी कह सकते हैं औरंगजेब। इसके अलावा मुराद, ठीक है दोस्तों, उसके अलावा शाह सूजा और दारा सिकोह।
क्योंकि यहाँ से भी एक स्टोरी स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा कि अब ये 1656, क्योंकि होता क्या है कि जो शाहजहां है वो चाहता है कि दारा शिकोह मेरा उत्तराधिकारी बने। उस समय जो औरंगजेब होते हैं वो दक्षिण विजय अभियान में गए हुए होते हैं। औरंगजेब को इसकी भनक लगती है तो औरंगजेब वापस आ जाते हैं दिल्ली को, और शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का एक बहुत ही फेमस युद्ध है, और ये पेपरों में बार बार भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इस युद्ध का नाम क्या है, सामूगढ़ का युद्ध, जो कि होगा 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1658 में। किसके भी? औरंगजेब और दारा शिकोह, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। सामूगढ़ का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, किसके लिए? शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए, जिसमें औरंगजेब जीतता है और दारा शिकोह पराजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करवा दिया था। कैद खाने में अपने सारे के सारे भाइयों को इन्होंने मरवा डाला था। ठीक है दोस्तों, और शाहजहां राजगद्दी में बैठ जाते हैं, या मुगल सल्तनत की राजगद्दी में ये आसीन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां से दारा शिकोह पराजित होते हैं, या दारा शिकोह औरंगजेब के द्वारा मारे जाते हैं, और यहीं से दारा शिकोह का पुत्र है सुलेमान शिकोह। क्योंकि भाई अब औरंगजेब क्या चाहता था कि कोई भी उसका उत्तराधिकारी बचे ना, मतलब कि औरंगजेब ये चाहता था कि उसके शासन, जब वो शासन करे तो उस समय कोई भी विद्रोह ना कर पाए। इसीलिए उन्होंने सारे के सारे विद्रोहियों का क्या कर दिया था? दमन कर लिया था। लेकिन होता क्या है, जब ये सामूगढ़ का युद्ध होता है जिसमें दारा शिकोह हार जाते हैं, तो इनके जो पुत्र हैं, कौन है? सुलेमान शिकोह ये इधर से भाग जाते हैं। और सुलेमान शिकोह कब? ये 1658 की बात है। तो याद रखिएगा 1658 से 1661 तक ये पृथ्वीपति शाह, पहले ये बाज बहादुर चंद के वहां जाते हैं शरण मांगने, उनको वहां शरण नहीं मिलती है, तो इनको तो पृथ्वीपति शाह सुलेमान शिकोह को शरण देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुलेमान शिकोह 1658 में गढ़वाल आते हैं, 61 तक रहते हैं। 61 में इनको पकड़वा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम उसकी स्टोरी देखेंगे। तो 1658 में जब सुलेमान शिकोह गढ़वाल आए थे तो उनको पृथ्वीपति शाह ने शरण दी, और अब जब औरंगजेब को पता चला कि जो सुलेमान शिकोह हैं वो गढ़वाल में छुपे हुए हैं, तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में उन्होंने किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो जय सिंह श्रीनगर आता है औरंगजेब का प्रस्ताव लेकर कि जो सुलेमान शिकोह है उन्हें हमें समर्पित करें, उनको हमें सौंप दीजिए, ये राजा औरंगजेब का आदेश है। लेकिन पृथ्वीपति शाह उस आदेश को, या जो जयसिंह का प्रस्ताव था, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, और यह कह के उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं कि सुलेमान शिकोह ने हमसे शरण मांगी है और इनकी रक्षा हम किसी भी हाल में करेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, 1659 में औरंगजेब गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है, और इस आक्रमण का नेतृत्व की जिम्मेदारी दी होती है औरंगजेब ने किसे? राध खां को। ठीक है दोस्तों, तो राध खां के नेतृत्व में 1659 में औरंगजेब ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि औरंगजेब स्वयं तो लड़ने नहीं आया, उसके बिहाफ में लड़ते हैं राध खां, क्योंकि ये सेना नायक हैं। अब राध खां अकेले नहीं थे, इनके साथ कौन कौन से राजा शामिल थे जो कि लड़े पृथ्वीपति शाह के विरुद्ध? तो जम्मू कश्मीर के राजा राजस्वरूप, सिरमौर नरेश सुभाष प्रकाश, जोधपुर के राजा राजरूप और कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद। तो इन चार राजाओं ने भी साथ दिया था औरंगजेब का। तो ये राध खां के नेतृत्व में लड़ते हैं पृथ्वीपति शाह से, लेकिन ये युद्ध में क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध में पृथ्वीपति शाह की विजय होती है। कुछ क्षेत्र तो ये हारते हैं, कुछ क्षेत्र इनके हाथों से चले जाते हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम देखें तो इस युद्ध में पृथ्वीपति शाह विजय होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, जो गढ़वाल है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इनकी आधे लोग कहते हैं कि हमें सुलेमान शिकोह को लौटा देना चाहिए औरंगजेब को, और आधे लोग कहते हैं कि हमें लौटाना नहीं चाहिए। तो याद रखिए यहीं पर को एक फिर यहीं से आता है नाम मेदिनी शाह। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन आता है कि मेदिनी शाह
ठीक है, तो होता क्या है 1661 में मेदिनी शाह और राम सिंह, ठीक है दोस्तों, तो 1661 में मेदिनी शाह और राम सिंह कौन है? जय सिंह के पुत्र, जो कि इसी साल 1658 के करीब कब आए थे? श्रीनगर आए हुए थे। तो मेदिनी शाह और राम सिंह मिलकर सुलेमान सिकों को पकड़वाकर औरंगजेब को सौंप देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर को याद रखिएगा, कुछ पॉइंट हम मेदिनी शाह के भी कवर कर लेते हैं। तो मेदिनी शाह और राम सिंह ने मिलकर 1661 में सुलेमान सिकों को पकड़ लिया और औरंगजेब को सौंप दिया। तो मेदिनी शाह को औरंगजेब के द्वारा खिल्लत की उपाधि दी गई, एक तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेदिनी शाह है वो कौन है? वो पृथ्वीपति शाह के पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीपति शाह के पुत्र हैं। अब पुत्र की ही इसी हरकत से पृथ्वीपति शाह क्रुद्ध हो जाते हैं और मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वह पहला राजकुमार जिसने अपने पिता के विरुद्ध पवार वंश का वह राजकुमार जिसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, वो पहला कौन होगा? मेदिनी शाह। ठीक है दोस्तों, मेदिनी शाह को खिल्लत की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई और मेदिनी शाह का निष्कासन हो जाता है राज्य से। तो यह भी पूछा जाता है कि पवार वंश का वह राजकुमार जो कभी भी शासक नहीं बना, तो वह भी कौन है? मेदिनी शाह। ठीक है दोस्तों, और एटकिंसन मेदिनी शाह को गढ़वाल का तुगलक भी बतलाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद पृथ्वीपति शाह के बाद मेदिनी शाह 48वें शासक बने होंगे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जिन तथ्यों को हम मान के चल रहे हैं, जिन पुस्तकों को हम आधार मान रहे हैं, उन पुस्तकों में इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो मेदिनी शाह, बहुत सारे जो हमारे गणमान्य इतिहासकार हैं जिनकी पुस्तकों को फॉलो किया जाता है, आयोग भी जिन तथ्यों को मानता है, तो मेदिनी शाह उनके अनुसार कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और एक और पॉइंट, सुलेमान सिकों के साथ कुछ लोग गढ़वाल आए थे। ये कौन थे? मौला राम के वंशज, जो चित्रकार है मौला राम, उनके वंशज। तो मौला राम के वंशज, ठीक है दोस्तों, कौन कौन है? मौला राम के वंशज है श्यामदास और हरदास। तो श्यामदास और हरदास ये भी सुलेमान सिकों के साथ गढ़वाल आए हुए थे। तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा कि मौला राम के वंशज, चित्रकार मौला राम के वंशज, श्यामदास और हरदास किसके साथ गढ़वाल आए? सुलेमान सिकों के साथ। किसके शासनकाल में? पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में। और दोस्तों, एक मौला राम के ऊपर मैंने जो उत्तराखंड की विभूतियां नामक एक प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो वहां पर को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उत्तराखंड की विभूतियां। उसमें मैंने मौला राम से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर करा रखे हैं, आप वहां से जान सकते हैं मौला राम के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट और क्या पूछे, तो पेपर वाला और क्या पूछ सकते हैं आपसे आयोग? तो आयोग पूछ सकता है कि देहरादून शहर को किसने बसाया? तो देहरादून शहर को किसके द्वारा बसाया गया? तो देहरादून शहर को बसाया गया है पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट तो यही याद रखिएगा। उसके अलावा जो पृथ्वीपति शाह है, इनकी शीतकालीन राजधानी, ये भी पूछा जा सकता है, पृथ्वीपति शाह की शीतकालीन राजधानी कहां थी? तो शीतकालीन राजधानी थी इनकी राजगढ़ी। अब राजगढ़ी कहां है? अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये रवाई क्षेत्र, जो कि कहां पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। बहुत जगह इसका नाम आएगा, हम इतिहास में पढ़ते हैं और अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो रवाई क्षेत्र टिहरी में इन्होंने अपनी शीतकालीन राजधानी बनाई राजगढ़ी, ग्रीष्मकालीन तो श्रीनगर इनकी राजधानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो पृथ्वीपति शाह है, इनका नाम शाहजहांनामा नामक पुस्तक में भी मिलता है। जो शाहजहां की आत्मकथा है शाहजहांनामा, इसमें भी पृथ्वीपति शाह का जिक्र या पृथ्वीपति शाह का उल्लेख हुआ है। पृथ्वीपति शाह ने 1664 में, ठीक है दोस्तों, 1664 में अपने पौत्र फतेहपति शाह का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, अपने जीते जी ही फतेहपति शाह को इन्होंने राजा घोषित कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और 1668 में, याद रखिएगा, 1668 में पृथ्वीपति शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब 1664 से 1668, क्योंकि फतेहपति शाह जिस समय शासक बने, ये भी अल्पायु थे, जिस प्रकार पृथ्वीपति शाह अल्पायु थे।
तो इनको संरक्षण पहले 4 साल मिला किसका? पृथ्वीपति शाह का। पृथ्वीपति शाह के बाद इनका संरक्षण पतिपति शाह का संरक्षण करती हैं राजमाता कटोची। ठीक है दोस्तों, अब देखें अगर हम कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक की बात करें तो मैं उन पुस्तकों को बोलता हूं, आप नोट कर लीजिए, पेपरों में क्या पता पूछी जाए, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में कब कहां कौन कैसा क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता। तो एक पुस्तक है जैसे भारत और चीन के संबंधों के बीच में कुछ पुस्तकें हैं जिसमें पृथ्वीपति शाह का भी कुछ जिक्र मिलता है। तो चीन पर लाल छाप एक पुस्तक है, चीन पर लाल छाप, ये पुस्तक लिखी गई है शांता प्रसाद के द्वारा। उसके अलावा इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल, इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल, तो भारत चीन और तिब्बत का ट्राइंगल, ये लिखी गई है श्री राम गोपाल के द्वारा। उसके अलावा ट्रैवल इन इंडिया पुस्तक, ट्रैवल इन इंडिया पुस्तक, ये लिखी गई थी ट्रेवनियर के द्वारा। तो याद रखिएगा ट्रेवनियर ने लिखी है ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक। उसके अलावा मुगल फरमान, ये पुस्तक लिखी गई केपी श्रीवास्तव के द्वारा। और दारा शिको, ये लिखी गई डॉक्टर कानूनगो के द्वारा। तो दारा शिको ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर कानूनगो। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पुस्तकें हो सकता है पेपर में पूछी जाए, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पृथ्वीपति शाह का प्रशासनिक व्यवस्था। तो पृथ्वीपति शाह ने एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी अपनी, या पृथ्वीपति शाह का प्रशासन आप देख सकते हैं कि इनका प्रशासन जो था वो किस तरीके का था। तो इन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी। प्रशासनिक व्यवस्था थी तो इन्होंने जिस तरीके से आजकल का प्रशासन है, आजकल के प्रशासन में आप क्या क्या देखते हैं, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है। तो इसमें हमारा प्रशासन कार्य करता है या पूरा पूरा संविधान के अनुसार चलता है। तो उस समय में पृथ्वीपति शाह ने अपना प्रशासन बनाया था, उसमें 2 ग्रुप बनाए हुए थे, 2 भागों में कार्य को विभाजित कर दिया था। एक था परामर्शदाता का ग्रुप, ठीक है दोस्तों, और एक थी कार्यपालिका। अब इसमें जो ऑर्डर रहेंगे, तो परामर्शदाता का सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा वो कौन होगा? मति सचिव। मति सचिव के अंदर रहते थे राजकुमार, क्योंकि राजकुमारों को प्रशासन किस तरीके से चलाना है वो सीखना होता है, तो मति सचिव के अंडर ही ये ट्रेनिंग लिया करते थे। ठीक है, तो मति सचिव सबसे बड़ा अधिकारी परामर्शदाता का। ठीक है, उसके बाद राजकुमार के बाद जो पद था वो था गुरु। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो पद था वो था पुरोहित। तो ये ऑर्डर है, पुरोहित या जिसे हम पंडित कह सकते हैं वो। तो परामर्शदाता जो प्रशासन था, उसमें जो परामर्शदाता थे उनके जो ऑर्डर कह सकते हैं, तो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो मति सचिव, फिर उसके अंडर काम करते थे राजकुमारों के अंडर थे गुरु के अंडर थे पुरोहित। तो ये इस ऑर्डर में प्रशासनिक का जो परामर्शदाता थे उनको विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रशासन को एक परामर्शदाता का ग्रुप था, तो दूसरा बांटा गया था कार्यपालिका। इनका काम था कि जो राजा के द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रशासन है उसको सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखने का कार्य था कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था वो हुआ करता था कर्म सचिव का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा अधिकारी परामर्शदाता का मति सचिव, कार्यपालिका का कर्म सचिव। उसके बाद जो पद था वो था मुख्तार, जिसे महामंत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्तार के बाद आएंगे, मुख्तार के बाद का जो पद हुआ करता था वो था वजीर, जिसे हम बोल सकते हैं प्रशासनाध्यक्ष। आज के समय का डीएम समझ लीजिए, प्रशासनाध्यक्ष वजीर के बाद दीवान, जिसे हम कहते हैं सेनापति को जो था औहदा वही था दीवान का। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा चणु कौन था? चणु था संदेशवाहक, इसीलिए पेपर में पूछा भी जाता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑर्डर है। तो कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी कर्म सचिव के अंदर आते थे मुख्तार के अंदर आते थे वजीर के अंदर आते थे दीवान, और दीवान के अंदर थे चरण। ठीक है दोस्तों, तो संदेशवाहक को क्या बोला जाता था? चरण। तो इस तरीके से कुछ प्रशासन को
बनाया गया था किसके द्वारा? पृथ्वीपति शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो प्रशासन हमने देखा। अब देखते हैं पवार वंश का जो प्रशासन की इकाइयां हैं वो क्या है। तो प्रशासनिक इकाइयां तो हम देखते हैं, जो इसी के बाद आएगा पवार वंश में प्रशासनिक इकाई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो सबसे ऊपर थी वो थी गढ़। सबसे ऊपर थी, क्या थी? सबसे बड़ी, पवार वंश की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है? गढ़, जिसका अधिकारी या बोल सकते हैं जिसका सारा दरमदार था वो था, क्या था? राजा। ठीक है दोस्तों, तो शासक या गढ़पति बोलते थे, जो गढ़ का नरेश होता था। तो गढ़ सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है गढ़। तो पूरा का पूरा राज्य था वो भिन्न भिन्न गढ़ों में बटा हुआ था। हर गढ़ में गढ़पति या राजा हुआ करते थे। ये सब टैक्स किसको कलेक्ट करके देंगे? जो गढ़ नरेश होगा। ठीक है दोस्तों, जो गढ़वाल के शासक थे उन्हें। तो गढ़ के अंदर फिर आते थे गढ़ के अंदर थे मंडल। मंडल में, हर मंडल में होते थे कमीण। तो मंडल का अधिकारी कौन कहलाता था? कमीण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंडल के अंदर आएंगे आपके परगने। ठीक है दोस्तों, एक मंडल के अंदर बहुत सारे परगने। परगनों के अधिकारी होते थे फौजदार। फिर परगनों के अंदर आती थी पट्टियां, अभी भी होती हैं, आपके इलाकों में भी होंगे, हमारे इलाके में भी है। तो पट्टी का जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे सयाना या सयाना। और फिर आएगा हमारा गांव या ग्राम। और ग्राम में 3 अधिकारी होते थे हर ग्राम में। एक होता था लेखवार, ठीक है दोस्तों, एक होता था करवार और एक होता था प्रधान। तो ये 3 अधिकारी हुआ करते थे हर ग्राम में। लेखवार का काम था कर को एकत्रित करना। कर एकत्रित करने का काम लेखवार किया करता था। तो ये कुछ प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो पृथ्वीपति शाह के समय से ही ये चली हुई आ रही है। बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम गढ़वाल के पवार वंश की प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे, एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे उसका। तो अभी आप देखिएगा, पृथ्वीपति शाह ने जो प्रशासन है उसको दुरुस्त करने के लिए, प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासन को 2 दायित्व है। कुछ दायित्व सौंपे परामर्शदाताओं को, कुछ दायित्व सौंपे कार्यपालिका। फिर उसमें उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की। उसी प्रकार जो राज्य था उसको उन्होंने बांट दिया। तो गढ़ों में बांटा, गढ़ों को बांट दिया मंडलों में, मंडलों को बांटा परगनों में, परगनों को बांटा पट्टियों में, पट्टियों को बांटा गांवों में। इस तरीके से पृथ्वीपति शाह के समय शासनकाल चला करता था। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीपति शाह के समय में ही एक ठाकर प्रथा भी हमारे प्रचलन में आई थी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ठाकर प्रथा का संबंध किससे है? तो ठाकर प्रथा का संबंध है पृथ्वीपति शाह से। और ठाकर प्रथा में कुछ अन्य नहीं है। ठाकर प्रथा में पृथ्वीपति शाह ने लोगों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। तो पृथ्वीपति शाह के समय लोग सिर्फ कृषि पर ही अपना जीवन निर्भर नहीं करते थे, वो व्यापार के लिए भी कार्य किया करते थे। इसका मतलब पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में जो उनकी जनता थी वो व्यापार की ओर अग्रसर हुई। तो उसी प्रथा को बोला जाता है ठाकर प्रथा। और दोस्तों 1664 में पृथ्वीपति शाह अपने पोते फतेहपति शाह का राज्याभिषेक करवा देते हैं। और 1664 से 1668 तक फतेहपति शाह के संरक्षक का काम करते हैं, क्योंकि जिस समय फतेहपति शाह शासक बनते हैं वो भी अल्पायु होते हैं। और 1668 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद फतेहपति शाह की संरक्षिका का काम करती हैं राजमाता कटौची। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे फतेहपति शाह से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं, उन सब पे हम एक उसका कंप्लीट वीडियो आएगा जो इसी तरीके का होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप इसे हमारी संकल्प क्लासेस की ऐप में देख रहे हैं तो इस वीडियो जो हमने कोर्स बनाया है वीडियो लाइव सीरीज का इसमें लाइव क्लासेस भी चलती हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी होते हैं। तो जो इसका कोर्स है इसके बारे में और अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसी तरह दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए,
और इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।